हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसे पूर्वज हुए हैं जो दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकते हैं। दोबारा कोई गांधी पैदा नहीं हो सकता है, दोबारा कोई भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता, दोबारा कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं हो सकता है, दोबारा कोई उधम सिंह पैदा नहीं हो सकता है, दोबारा कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से दोबारा कोई भीमराव अंबेडकर पैदा नहीं हो सकता है। भले लोग अपने आप को अंबेडकरवादी कहे, भले लोग जय भीम का नारा लगाए, लेकिन जो गट्स अंबेडकर साहब में था नहीं हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। जो गट्स भगत सिंह में था, जो गट्स सुभाष चंद्र बोस में था, जो गट्स महात्मा गांधी में था, किसी में नहीं हो सकता है। भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े जब भारत गुलाम था, जब भारत की कोई नहीं सुनता था। आज तो भारत आजाद है, फिर भी हम लोग अपने अधिकार की भी मांग सही से नहीं कर पाते हैं। और गुलाम भारत में इन लोगों ने स्वयं अपने लिए अधिकार की मांग नहीं की, बल्कि समस्त भारत के लोगों के लिए अधिकार की मांग की, और समस्त भारत के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम इन लोगों ने किया है। इसी वजह से ये सब दोबारा पैदा नहीं हो सकते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म अगर देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिला में, भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महार जाति में हुआ था। महार जाति में हुआ था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। महार जाति एक अस्पृश्य जाति में शामिल था। मतलब ये एक ऐसा जाति था जिसके साथ लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे। छुआछूत का सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि भीमराव अंबेडकर को छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा, छुआछूत का सामना उन्हें भी करना पड़ा। और इन्होंने जो यह देखा कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, दलितों को सार्वजनिक कुआं में पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, दलितों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है, तो दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु सार्वजनिक कुआं पर दलितों को भी पानी भरने का अधिकार मिले, और दलितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, इसके मद्देनजर भीमराव अंबेडकर ने एक आंदोलन चलाया। और भीमराव अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया है, उस आंदोलन को इतिहास में महार आंदोलन कहा जाता है। महार आंदोलन। तो जो महार आंदोलन है, महार आंदोलन भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ही चलाया गया है। महार आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो जो महार आंदोलन है, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ही महार आंदोलन चलाया गया है। अब देखिए, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव अंबेडकर। भीमराव में उनके माता और पिता दोनों का नाम छिपा हुआ है। भीमराव में उनके माता और पिता दोनों का नाम छिपा हुआ है। उनकी माता भीमाबाई थी, और उनके पिता रामोजी थे।
रामोजी, रामोजी। तो भीमराव अंबेडकर का जो पूरा नाम भीमराव अंबेडकर है, उसी नाम में उनकी माता का भी नाम छिपा हुआ है और उनके पिता का भी नाम छिपा हुआ है। तो उनकी माता का नाम जो है आपको भीमाबाई, भीमाबाई, और उनके पिता के नाम हुआ करते थे रामोजी। पिता के नाम हुआ करते थे रामोजी, रामोजी। भीमराव अंबेडकर के जो पूर्वज थे, भीमराव अंबेडकर के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सैनिक के तौर पर काम कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर के जो पूर्वज थे वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सैनिक के तौर पर काम कर रहे थे, सैनिक के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और उनके नॉलेज के वजह से उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, देखिए एक मराठा साम्राज्य हुआ करता था। मराठा साम्राज्य कई संघ में बटा था। मराठा साम्राज्य जो कई संघ में बटा था, मराठा साम्राज्य जो कई संघ में बटा था, उसमें पूना के शासक को पेशवा, बड़ौदा के शासक को गायकवाड़, इंदौर के शासक को होलकर कहा जाता था। उसी में बड़ौदा के एक शासक हुआ करते थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। उन्होंने पढ़ाई में भीमराव अंबेडकर का सहयोग किया। उन्होंने पढ़ाई में भीमराव अंबेडकर का सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग के वजह से भीमराव अंबेडकर उच्च स्तरीय पढ़ाई कर सके। और दूसरा, स्कॉलरशिप के वजह से भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। देखिए, आगे किसको बढ़ाया जाता है पढ़ाने में? जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो पढ़ने योग्य है ही नहीं, जिसमें पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा है ही नहीं, उसको कितनों पुश कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गए? भीमराव अंबेडकर को अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी सोच की वजह से, उनके नॉलेज की वजह से, उनकी विद्वानता के वजह से भीमराव अंबेडकर को आज हम पढ़ रहे हैं। समाज में दिए गए उनके योगदान के वजह से, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में दिए गए उनके योगदान के वजह से आज हम भीमराव अंबेडकर को पढ़ रहे हैं। अगर समाज में उनका कोई योगदान नहीं होता, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं होता, संविधान को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं होता, तो आज हम भीमराव अंबेडकर को कभी नहीं पढ़ते। भीमराव अंबेडकर को आज उनकी विद्वता के वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर पढ़ने में काफी तेज तरार थे। इसी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाता था। इसी वजह से बड़ौदा के गायकवाड़ शासक ने उन्हें पढ़ाई में मदद भी किया। और आप इस बात को समझिए, भीमराव अंबेडकर अस्पृश्य जाति में पैदा होते हुए भी उच्च शिक्षा को प्राप्त किए हैं। दो बार डॉक्टरेट की डिग्री लिए हैं। 2 बार डॉक्टरेट की डिग्री लिए हैं। एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में, और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री लिए हैं 2 दफा। तो डॉक्टरेट की डिग्री लिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उससे पहले की पढ़ाई तो पूरा किए ही होंगे। तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। कहा जाता है
कि मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए यानी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। मुंबई विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय जो कि 1857 में स्थापित हुआ था। 1857 में जो मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, उसी मुंबई विश्वविद्यालय से बीए यानी ऑनर्स की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। और फिर वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। आज भी आप देखेंगे जो दलित जाति के लोग हैं, आज भी वे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्राथमिक स्तर तक का शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की है। तो जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया तो उन्हें इस बात का आभास हुआ शिक्षा काफी जरूरी है। और उन्हीं का स्टेटमेंट है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का यह स्टेटमेंट है। शिक्षा में बहुत ताकत है। आज हम जो आपके सामने लेक्चर दे रहे हैं, किस वजह से? शिक्षा की वजह से लेक्चर दे रहे हैं। तो शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा है, एक साधारण जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और एक बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा काफी जरूरी है। तो भीमराव अंबेडकर साहब हमेशा यह प्रयास किए दलित शिक्षित हो, दलित संगठित बने। जहां पर भी भीमराव अंबेडकर साहब का बैनर लगा हुआ मिलेगा, वहां पर एक स्लोगन जरूर लिखा हुआ होगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 स्टेटमेंट आप कहीं पर भी गौर कीजिएगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों चीज से भीमराव अंबेडकर साहब गुजरे थे, और इसलिए वे ये सब बात दलितों को कहा करते थे। और भीमराव अंबेडकर साहब समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। अब भीमराव अंबेडकर साहब समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समाज में वे समानता स्थापित करना चाहते थे। समाज में वे समानता स्थापित करना चाहते थे। समानता स्थापित करना चाहते थे। भीमराव अंबेडकर साहब अथक प्रयास किए उच्च जाति के हिंदू, निम्न जाति के हिंदू के बीच समानता स्थापित हो। भीमराव अंबेडकर साहब अथक प्रयास किए कि उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच समानता स्थापित हो, लेकिन वे करने में असफल हो गए। जो उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई थी, उसको भीमराव अंबेडकर साहब नहीं पाट सके। उसको भीमराव अंबेडकर साहब नहीं पाट सके। और इसलिए जीवन के अंतिम समय में भीमराव अंबेडकर साहब हिंदू धर्म को छोड़ दिए। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं भले पैदा हिंदू हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, क्योंकि हमने अथक प्रयास के बावजूद उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच समानता स्थापित नहीं कर सका। इसलिए मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, क्योंकि पैदा होना हमारे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर मरना हमारे बस में
नहीं है और मैं हिंदू धर्म को छोड़कर वैसे धर्म को अपनाने जा रहा हूं जो धर्म समानता की बात करता है, और उनके नजर में बौद्ध धर्म समानता की बात करता था। और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना उन्होंने 1955 ईस्वी में की। 1955 ईस्वी में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और वे बौद्ध धर्म को अपना लिए, और बौद्ध होते हुए उन्होंने अपने प्राण का परित्याग किया। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर साहब का निधन हुआ। और उनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता। भीमराव अंबेडकर साहब का जो समाधि स्थल है वह चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता, चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब अपने जीवन काल में बहुत कुछ किए। भीमराव अंबेडकर साहब अपने जीवन काल में बहुत कुछ किए, स्पेशली दलितों के लिए। तो जो भीमराव अंबेडकर साहब करके चले गए हैं ना, अब कोई वैसा पैदा नहीं हो सकता है जो दलितों के लिए उतना कुछ कर दे। दलितों के लिए उन्होंने क्या किया? दलितों को एकजुट करने के लिए उन्होंने कई सारे संगठनों की स्थापना की। दलितों का नैतिक तौर पर उत्थान हो, इसको लेकर उन्होंने संगठन की स्थापना की। दलितों को संविधान में हक और अधिकार दिलाया। और दलितों के साथ सबसे बड़ा जो दुर्व्यवहार होता था, छुआछूत, अस्पृश्यता, संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया। यह सब किसके कारण हो पाया? भीमराव अंबेडकर साहब के कारण हो पाया। अगर संविधान के मौलिक अधिकार में समानता स्थापित करने की बात की गई है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, तो किसके कारण हो पाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कारण हो पाया। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कई सारे संगठनों की स्थापना की है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कई सारे संगठनों की स्थापना की है, उसमें उन्होंने 1920 में भीमराव अंबेडकर साहब ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यहां पे सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को एकजुट करने के लिए, दलितों को एक संगठन के बैनर तले लाने के लिए 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। एक संगठन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया है। इसी में अगर एसोसिएशन जुड़ जाएगा ना, फेडरेशन के जगह एसोसिएशन हो जाएगा ना, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर फेडरेशन है तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, और अगर एसोसिएशन है इसी में तो महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। तो दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन भीमराव अंबेडकर, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो फेडरेशन है तो भीमराव अंबेडकर, एसोसिएशन है तो महात्मा गांधी। बात समझ गए? तो दलितों को एकजुट करने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने इस संगठन की स्थापना किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के नैतिक उत्थान के लिए, दलितों के नैतिक उत्थान के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। और फिर भीमराव अंबेडकर साहब ने
समाज समता मूलक बनाने के लिए, समाज में समता स्थापित करने के लिए 1927 में समाज समता संघ, समाज समता संघ, समाज समता संघ की स्थापना की, समाज समता संघ की स्थापना की। इन तमाम संगठनों के जरिए भीमराव अंबेडकर साहब दलितों का उत्थान चाहे, दलितों का विकास चाहे। आगे चलकर 1930 में भारत के राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रवेश हुआ। वर्ष 1930 में भारत के राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रवेश हुआ। वर्ष 1930 में भारत के राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का प्रवेश हुआ। और जब भारत के राष्ट्रीय राजनीति में भीमराव अंबेडकर साहब का प्रवेश हुआ तो 1930, 1931, 1932 ये तीनों साल प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर साहब पार्टिसिपेट किए थे। और किसके लिए पार्टिसिपेट किए थे? दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पार्टिसिपेट किया। और इस सम्मेलन में जब भीमराव अंबेडकर साहब शामिल हुए तो उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड को कहा कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है उसी प्रकार से दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। भीमराव अंबेडकर साहब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड को यह कहे कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है वैसे दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले। और भीमराव अंबेडकर साहब के कारण ही अगस्त 1932 में, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने हेतु सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने हेतु सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई तो इसकी जानकारी महात्मा गांधी को लगी। महात्मा गांधी उस समय पूना के यरबदा जेल में बंद थे। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी थे। महात्मा गांधी इस बात को समझ गए कि जैसे अंग्रेजों ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरा खाई पैदा कर दिया है, वैसे ही अंग्रेज दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच, उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच गहरा खाई पैदा करना चाह रहा है। जब दलितों को सांप्रदायिक पंचायत के जरिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो इस बात को महात्मा गांधी समझ गए कि इसके जरिए अंग्रेज उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच एक गहरा खाई पैदा करना चाह रहा है। और जब गांधी जी को यह बात समझ में आ गया तो महात्मा गांधी ने पूना के यरबदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठने का काम किया। और महात्मा गांधी ये घोषणा कर दिए
जीवन पर्यंत हम इस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा को लागू नहीं होने देंगे। हम आमरण अनशन पर बैठे मर जाएंगे, लेकिन दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, इसे हम लागू नहीं होने देंगे, इसे हम लागू नहीं होने देंगे। मतलब घोषणा कर दिए, हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसे हम लागू नहीं होने देंगे। और गांधी जी के इस बलिदान से रविन्द्रनाथ टैगोर काफी प्रसन्न हुए। यही सब चीज तो गांधी को गांधी बनाया है। गांधी गांधी कैसे बने हैं? गांधी गांधी अपने कर्मों से बने हैं। तो कांग्रेस के नेता समझ गए गांधी जी हैं जिद्दी। तत्पश्चात कांग्रेस के नेता भीमराव अंबेडकर को मनाने लगे और फिर पूना के यरबदा जेल में ही 24 सितंबर 1932 को, पूना के यरबदा जेल में ही 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता को इतिहास में पूना समझौता कहा जाता है। उस पूना समझौता में क्या हुआ समझिएगा। भीमराव अंबेडकर को समझाया गया, दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, इसे आप वापस ले लीजिए, बदले में दलितों को आरक्षण देंगे, बदले में दलितों को आरक्षण देंगे। तो भीमराव अंबेडकर साहब को लगा चलिए ठीक है, बदले में आरक्षण तो मिल रहा है, तो आरक्षण, संविधान में जो आरक्षण है भीमराव अंबेडकर की देन है। यहीं से तो संविधान में आरक्षण की बात हुई। यहां पर जब आरक्षण की बात हुई और जब संविधान बनने लगा, तो इसी आरक्षण को मूल संविधान में भी शामिल किया गया है। तो भीमराव अंबेडकर साहब को लगा कि चलिए ठीक है, दलितों को पृथक निर्वाचन गांधी जी चाहते हैं कि नहीं मिले, लेकिन दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें आरक्षण मिले, यह भी सही ही है। तो पूना समझौता के जरिए दलितों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया और वहां पर दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया, दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया, आरक्षण। तो अंबेडकर साहब मान गए कि चलिए ठीक है, कम से कम आरक्षण तो मिला, दलितों का प्रतिनिधित्व तो प्रतिनिधिक मंडल या प्रतिनिधिक संस्था में आरक्षण के जरिए तो होगा, मान गए। इसके बाद भीमराव अंबेडकर आगे चलकर मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना की। भीमराव अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में की और पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए। और पहली बार जब प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए तो उसमें भीमराव अंबेडकर साहब की पार्टी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भी पार्टिसिपेट किया था। आगे कांग्रेस और अंबेडकर साहब के बीच कई मसलों पर विवाद होते रहे। अंबेडकर साहब कभी कताल मुस्लिम लीग का भी समर्थन करते रहे। जैसे 1939 में जब कांग्रेस 28 माह तक शासन करने के बाद सत्ता से बेदखल हुआ तो उसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। और मुस्लिम लीग जब मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मना रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया।
फिर आगे चलकर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। और भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इसलिए किया क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, और ब्रिटेन का धूर विरोधी था जापान, और जापान धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहा था। ब्रिटेन का धूर विरोधी जापान था, जापान धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहा था। तो इसी वजह से भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। और 1942 में ही भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। अनुसूचित जाति परिसंघ या संघ की स्थापना 1942 ईस्वी में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। उस संविधान सभा के एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी बने। उस संविधान सभा के एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी बने। आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर साहब बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, भारत विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए। जब भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए तो संविधान बनने का काम शिथिल पड़ गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भीमराव अंबेडकर साहब मुंबई प्रेसिडेंसी से आजादी के बाद फिर से संविधान सभा के सदस्य बन पाए और फिर संविधान का निर्माण जोर शोर से होने लगा। संविधान निर्माण में प्रारूप समिति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। उसमें एक कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। के एम मुंशी यह प्रयास कर रहे थे कि संविधान में एससी एसटी को आरक्षण ना दिया जाए, संविधान में आरक्षण की बात ना की जाए। इसका विरोध भीमराव अंबेडकर साहब ने सीधे तौर पर किया और भीमराव अंबेडकर साहब यहां तक कहे कि अगर एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहेंगे, हम संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। मतलब दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए वो हर बलिदान देने को तैयार रहते थे। दलितों को, अछूतों को, हरिजनों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब हर बलिदान देने को लेकर तैयार रहते थे। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहना चाहते थे, वे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहना चाहते थे। यानी जब के एम मुंशी ने आरक्षण को लेकर कहा कि नहीं, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं देंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्पष्ट तौर पर कहा हम संविधान सभा छोड़ रहे हैं, हम प्रारूप समिति छोड़ रहे हैं। बाद में उनको मनाने का काम किया गया और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रयास से ही एक बेहतरीन, अनोखा, अनूठा संविधान बनकर तैयार हुआ और भारत के संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीमराव अंबेडकर साहब ने ही संविधान बनाया है, ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा के सदस्यों ने मदद किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का रहा है। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें, स्वतंत्र भारत के वे प्रथम विधि मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के वे प्रथम कानून मंत्री बने थे, विधि मंत्री बने थे। भीमराव अंबेडकर साहब की 2 पत्नी थी, एक थी रमाबाई अंबेडकर, एक थी, कहीं कहीं उसका नाम लिखा होता है शारदा कबीर,
और कहीं कहीं पर सबिता अंबेडकर, सबिता अंबेडकर, सबिता अंबेडकर, उनकी दो पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी थी रमाबाई अंबेडकर। रमाबाई अंबेडकर के साथ भीमराव अंबेडकर का विवाह वर्ष 1906 में हुआ, लेकिन रमाबाई अंबेडकर का निधन 1935 में हो गया। बाद में जाकर आजादी के बाद वर्ष 1948 में भीमराव अंबेडकर, सबिता अंबेडकर या शारदा कबीर, दोनों एक ही है, उनके साथ भीमराव अंबेडकर का दूसरा विवाह हुआ था, जो कि एक ब्राह्मण थी। भीमराव अंबेडकर की जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण थी। और भीमराव अंबेडकर के विषय में हमने आपको बतलाया कि वे हिंदू बनकर नहीं मरे, बौद्ध बनकर मरे, और उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में हुआ। और आप इस बात को जानिए, भारतीय संविधान, भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात करता है। भीमराव अंबेडकर साहब का क्या मानना था पता है? जब भीमराव अंबेडकर साहब यह कह रहे थे कि दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के सदस्य, कुछ सदस्य कह रहे थे कि नहीं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इस बात पर उनका तर्क यह था कि जो पिछड़े हुए हैं, जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, अगर उनको विशेष सुविधा नहीं दिया जाएगा तो क्या वे समाज की मुख्यधारा में जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए अगर हम आप चाहते हैं कि भारत का सर्वांगीण विकास हो, तो पिछड़े लोग भी समाज की मुख्यधारा में जुड़े। इसलिए पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह तर्क था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, और सही तर्क था, कोई गलत तर्क नहीं था ये। और शुरू में एससी एसटी समुदाय के लोगों को मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया और अभी 2030 तक एससी एसटी को आरक्षण प्राप्त है। 2030 तक जो है एससी एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण जो है आपको प्राप्त है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 को पढ़ते हैं, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में एससी एसटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित किया जाएगा। लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। किसके वजह से? भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से। अनुच्छेद 332 में है प्रत्येक राज्य के विधानसभा में एससी एसटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। किसके वजह से संविधान में यह है? भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से। पंचायती राज संस्था और नगर पालिका में एससी एसटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। यह किसकी वजह से संविधान में है? भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर दिया, और इसलिए आगे चलकर ओबीसी समुदाय के लोगों को भी आरक्षण मिला। अगर मान लिया जाए संविधान में पहले से एससी एसटी को आरक्षण नहीं दिया गया रहता और संविधान में आरक्षण की कोई बात ही नहीं होती, तो क्या ओबीसी को आरक्षण मिल जाता? कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, किसी सूरत में नहीं मिलता। पहले से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, इसी वजह से ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला। और ओबीसी समुदाय के लोगों को जो आरक्षण मिला है उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में ही द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ था, और मंडल आयोग ने ही अपनी सिफारिश में यह कहा कि
पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी सरकारी नौकरी में 27% तक आरक्षण दिया जाए। मंडल आयोग अपनी सिफारिश 1980 ईस्वी में दिया। मंडल आयोग की सिफारिश को कांग्रेस की सरकार लागू नहीं किया। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस शुरुआती दिनों में आरक्षण विरोधी हुआ करता था। कैसे कांग्रेस आरक्षण विरोधी हुआ करता था, यह हम आपको साबित कर रहे हैं। देखिए, मंडल कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी। 1980 में मंडल कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी और मंडल कमीशन आयोग रिपोर्ट 1980 में दे दिया। 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी। 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। अगर वो आरक्षण की समर्थक होती, लागू कर सकती थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। फिर 1984 से 1989 तक फिर से कांग्रेस का शासन रहा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे। वे भी चाहते तो लागू कर सकते थे। तो 1980 से 89 तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन आरक्षण को लागू नहीं किया। मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस लागू नहीं किया। लेकिन 1989 में कांग्रेस की सत्ता चली गई। 1989-90 से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई और 1990 में प्रधानमंत्री हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। और इस रिपोर्ट में मंडल कमीशन आयोग ने कई प्रकार की सिफारिश की। उसमें से एक सिफारिश बीपी सिंह ने लागू किया कि सरकारी नौकरी में ओबीसी समुदाय के लोगोके 27% तक आरक्षण दिया जाए। सरकारी नौकरी में ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया जाए। 27% तक आरक्षण दिया जाए। इस प्रावधान को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के वजह से ही जो है ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% तक आरक्षण मिला है। और एक बात आप यहां पर जानिए, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ओबीसी आरक्षण को लागू किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन कर रहा था। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस तो आरक्षण विरोधी है। जब बीपी सिंह ने ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया था, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को अटल जी का समर्थन था, बीजेपी का समर्थन था। लेकिन एक बात जानिए, बीजेपी भी आरक्षण विरोधी है। कहिए क्यों बीजेपी आरक्षण विरोधी है, तो इसको भी हम साबित करते हैं। कांग्रेस क्यों आरक्षण विरोधी है, ये बात समझ में आया है। अगर रिपोर्ट 1980 में आ गया है, 1980 से 89 तक कांग्रेस की सत्ता है। अगर कांग्रेस आरक्षण समर्थक होती तो ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण देती, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। इसी वजह से कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। और जो हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण समर्थक हैं, हमारी पार्टी बीजेपी के समर्थन से ही बीपी सिंह ने ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया, ठीक है। लेकिन देखिए हुआ क्या था, यहीं से मंडल कमंडल की राजनीति की शुरुआत हुई है। और मंडल की राजनीति हमेशा कमंडल की राजनीति पर भारी रहा है। तो मंडल कमंडल क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 1990 में ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल गया। बीजेपी और आरएसएस ये सब भी आरक्षण विरोधी है। इन लोगों को लगा, बीजेपी को लगा, आरएसएस को लगा कि अगर अभी वीपी सिंह से अपना समर्थन ले लेते हैं
तो लोगों के नजर में तो यह भी आ जाएगा कि बीजेपी भी आरक्षण विरोधी है। तो अब बीजेपी प्लान करने लगा कि कोई एक बहाना बनाया जाए, कोई एक नया तरकीब निकाला जाए ताकि वीपी सिंह से समर्थन वापस लिया जाए, ताकि वीपी सिंह से समर्थन वापस लिया जाए। तो इसके बाद बीजेपी, उस समय बीजेपी का लीडरशिप लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में हुआ करता था। तो इसके बाद ही बीजेपी ने यह तय किया कि हम मंदिर की राजनीति करेंगे, हम मंदिर की राजनीति करेंगे, राम मंदिर की राजनीति करेंगे। यही जब 1990 में ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण मिला, तो इसी के बाद बीजेपी ने यह तय किया कि हम कमंडल की राजनीति करेंगे, मतलब मंदिर की राजनीति करेंगे, मंदिर की राजनीति करेंगे, राम मंदिर की राजनीति करेंगे। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर हम आंदोलन करेंगे, बाबरी मस्जिद को ढाहेंगे और वहां पर राम मंदिर बनाएंगे। यह बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, था, अब तो हो गया है। तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात से रथ यात्रा निकाला, रथ यात्रा। और उस रथ यात्रा के विषय में कहा जाता है, जहां जहां से वो रथ यात्रा गुजरा वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां हिंदू मारे गए, जहां हिंदू बहुल इलाका है वहां मुस्लिम मारे गए। मतलब सांप्रदायिक दंगा होने लगा छिटपुट। और वह यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, तो बिहार के समस्तीपुर में उस यात्रा को उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने रोक दिया। और वहां से लालू जी एक सेकुलर छवि के बने, धर्मनिरपेक्ष छवि के बने। और लालू जी समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोक दिया, उनको अरेस्ट कर लिए। और जब लालू जी लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किए, जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी अरेस्ट हुए, भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भाजपा चाह रहा था कि वीपी सिंह से समर्थन वापस ले, क्योंकि भाजपा भी आरक्षण विरोधी था। और भाजपा के टॉप लीडरशिप लालकृष्ण आडवाणी की जब समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई, तो उसे बहाना मिल गया और उसने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं बीजेपी भी आरक्षण विरोधी है। और जब लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया समस्तीपुर में, तो उसके बाद लालू जी का गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण हुआ। और उस भाषण में लालू जी ने यह कहा, एक प्रधानमंत्री के जान का जितना कीमत है उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। और भले हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन मारा जा रहा है मानवता। अगर मानव ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन डोलाएगा, मंदिर में पूजा कौन करेगा? अगर मानव ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? यह उनका काफी ऐतिहासिक भाषण है। और एक बात जानिए आप, लालू जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा क्यों माना जाता है? निश्चित तौर पर अगर संविधान की बात करें तो संविधान ने हमें समानता का अधिकार, संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान ने हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान ने हमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार वर्ष 1950 ईस्वी में ही दे दिया। लेकिन संविधान ने हमें जो बोलने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें जो यह अधिकार दिया कि हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, उसे बिहार में लागू, उसे बिहार में जमीनी स्तर पर लागू लालू जी ने करवाया है। दलितों को, पिछड़ों को बोलने के लिए लालू जी ने सिखाया है।
उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, इसको लेकर उन्हें जागरूक लालू जी ने किया है। यह लालू जी का बिहार की राजनीति में योगदान है और यही वजह है कि लालू जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा माना जाता है बिहार के भीतर। और आज के डेट में 1990 के बाद, 1990 से यह सब चीज हुआ, 1990 के बाद से इस प्रकार का चीज बिहार में आप काफी कम देखेंगे। लेकिन 1990 के पहले के अगर आपके पूर्वज हैं और आप अगर दलित हैं और अगर आपके गांव में उच्च जाति के लोग रहते हैं तो उनसे आप पूछ लीजिएगा कि 1990 से पहले उनके साथ क्या व्यवहार होता था और आज आप देख रहे हैं कि आज आपके साथ क्या व्यवहार होता है। हम स्पेशली बिहार की बात कर रहे हैं। तो संविधान ने तो हमें अधिकार 1950 में ही दे दिया। बिहार में तो शराबबंदी कानून लागू 2016 से ही है। क्या 2024 ईस्वी तक बिहार में शराब नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो संविधान ने तो हमें अधिकार, बोलने का अधिकार, हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, हमें मतदान करने का अधिकार 1950 में ही दे दिया। क्या 1950 से पहले कोई दलित मतदान कर सकता था? बहुत कम, ना के बराबर दलित मतदान कर सकता था। संविधान ने तो 1950 में ही हमें मतदान करने का अधिकार दे दिया था। तो यह है भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में। यह सब कड़ी उन्हीं से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से इन तमाम बातों की चर्चा हमने आपके साथ किया है। ठीक है।